गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज हम करते रहते हैं। भले हमें उसका अंदाज़ा हो या ना हो, लेकिन हम उनको बराबर प्रोबेबिलिटीज का यूज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहला काम होता है उसको टॉस करना। तो जब हम किसी कॉइन को लेके टॉस करते हैं और उसमें दोनों कैप्टन खड़े होते हैं, तो कोई एक हेड या टेल, दो ही पहलू होते हैं, उसके हेड होता है या टेल होता है, तो आप उनमें से कोई एक कहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो इवेंट हैं, एक्चुअली एक हेड है और एक टेल है। तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50%, 50% आप जीत सकते हैं और 50% सामने वाला। तो यहाँ पर बराबर बराबर आपकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की। तो अगर हम डेली लाइफ में बात करते हैं तो हम कहते हैं हम 50%, हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं? 50%, और दूसरे वाले की 50%। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी में बात करें तो हम कहेंगे कि हमारे जो जीतने की, विन होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है और सामने वाले की भी 1/2 है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा अगर हम प्लस कर दें तो 1 ही आती है। और बच्चों, प्रोबेबिलिटी के बारे में आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें बैक जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट देख के और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी को अगर हम PE से डिनोट करें तो PE इक्वल टू होता है फेवरेबल केसेज अपॉन टोटल केसेज। और इसको हम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं NE/NS, जहाँ NE फेवरेबल केसेज है और NS आपके टोटल केसेज है। दूसरी बच्चों, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 to 1 हमेशा 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। 0 प्रोबेबिलिटी उसी केस में होगी PE इक्वल टू 0 फॉर इम्पॉसिबल इवेंट and PE equal to 1 for certain event। मतलब ये कि अगर किसी इवेंट की होने की कोई संभावना नहीं, फॉर एग्जांपल एक अगर हम डाइस थ्रो करें और हम कह दें कि उसमें 7 आएगा, तो कभी 7 नहीं आएगा क्योंकि उसमें 7 होता ही नहीं है। 8 आएगा, कभी 8 नहीं आएगा क्योंकि 8 होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 0। ओके। और सर्टेन इवेंट में जब आपका 100% इवेंट होने वाला हो, तो अगर आप लोगों ने एक शोले पिक्चर देखी हो, उसमें अमिताभ बच्चन क्या करता है, बेईमानी करता है, कॉइन रखता है, उसमें दोनों तरफ हेड होता है। तो वो जब भी टॉस करता है और वो हेड कहता है, तो 100% जब उसमें दोनों तरफ हेड चिपके हुए हैं तो हेड ही आएगा। तो ऐसे केस में जब हमें मालूम हो कि ये इवेंट होना ही होना है, 100% होना है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, अगर हमें मालूम है कि इवेंट होने वाला ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 होती है। ओके। और अब बच्चों हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर कोई 2 इवेंट हो रहे हों, तो हम कहें कि अगर एक इवेंट हो चुका है तो दूसरे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग event A when B had been occurred, तो इसको हम P
ए अपॉन बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो यहाँ पर बी हमारा हो चुका है, तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट B when A has been occurred, तो उस केस में पी बी अपॉन ए के लिए फार्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ठीक है बच्चों, और एक फार्मूला जो आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ पे और नोट करा देते हैं, वो इससे अलग है थोड़ा सा। वो है कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूले अभी हम क्वेश्चन करते हुए नोट यूज करेंगे। तो देखते हैं कि अब क्वेश्चन हम इस तरीके से कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और उनको हम किस तरीके से करने वाले हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन ले लिया है। हमें दिया है पी ए 0.6, पी बी 0.3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2। देन हमें पी ए अपॉन बी एंड पी बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हुआ है यहाँ पर। गिवन दैट पी ए 0.6, पी बी 0.3 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2। हमें यहाँ पी ए अपॉन बी निकालना है। तो हमने फार्मूला आपको अभी नोट कराया था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ पे 0.2 दे रखा है और पी बी 0.3 दे रखा है। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 2/3। वेरी इजी। अब अगर हम बात करें पी बी अपॉन ए की, तो पी बी अपॉन ए इक्वल टू है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी हमें 0.2 दे रखा है और पी ए की बात करें तो हमें 0.6 दे रखा है। तो हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो दिया था उसकी मदद से हमने पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चे ये भी उसी तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें पी ए, पी बी और पी ए यूनियन बी दिए हैं और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए निकालने हैं। तो लगभग वही फार्मूले लगेंगे और हमने आपको अभी फार्मूले बता रखे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट पी ए हमें 6/11 दिया है, पी बी 5/11 है और पी ए यूनियन बी 7/11 है। ओके, तो नंबर 1 पे हमें यहाँ पर निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें फार्मूला मालूम होता है, वी नो दैट पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फॉर्मूला भी नोट कराया था आपको। तो पी ए यूनियन बी 7/11 इक्वल टू पी ए 6/11 प्लस पी बी 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पी इंटरसेक्शन बी निकालना है, जिसको हम इधर ले लें। दिस इंप्लाइड पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। 11 अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो 6 + 5 - 7 तो 4/11 आ जाएगा।
दैट इज इक्वल टू 4/11। ओके, चलिए अब हम बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें पी ए अपॉन बी निकालना है। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकाल लिया है हमने 4/11, और पी बी हमारे पास है 5/11। तो यहाँ 11 और 11 कैंसिल होकर आंसर आएगा 4/5, ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पी बी अपॉन ए हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी हम अभी निकाल चुके हैं 4/11। पी ए हमें दे रखा है 6/11। तो यहाँ अगेन ये कैंसिल होके आएगा 4/6, और फिर से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से बच्चों ये आसान के क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए थे स्टार्टिंग में, और आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनमें से इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हमने लिया है। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल। इफ ए फैमिली हैज two children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl and at least one is a girl? और आप देख रहे हैं कि CBSE 2014 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखना है, और इसके पहले हम ये सपोज कर लें y को हम b कह लें और गर्ल को हम g से डिनोट करें। जो सिंपल स्पेस बनने वाला है वो क्या होगा, इधर बोथ आर बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय एंड बोथ आर गर्ल। तो यहाँ हम देखें तो NH हमारे पास हो जाएगा कितना, 4। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि दो और देखें, ई को हम कहते हैं बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। अगेन लेफ्ट एक इवेंट ई माने, और जहाँ पे बोथ चिल्ड्रन की बात आ रही, बोथ आर गर्ल्स। और यहाँ पर एक इवेंट हम F1 ले लें, और F1 को कहते हैं यंगेस्ट इज ए गर्ल। यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ई क्या होगा। अगर हम ई की बात करें तो यहाँ पर ई होगा हमारे पास बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, दैट इज जी एंड जी। जी एंड जी, और इस केस में एन ई कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, और बात आ रही है यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो इसको हमने F1 से डिनोट किया है। तो F1 क्या होगा, यंगेस्ट इज ए गर्ल में गर्ल बाद में आएगा, तो बी जी एंड जी जी, ये केस बनेगा। और इस केस में हम NF1 क्या कह देंगे, 2। तो अभी हम यहाँ PE अगर निकालें तो PE हमारे पास हो जाएगा NE/NH, तो ये हो गया 1/4। और PF1 अगर हम निकालें तो NF1/NH, तो ये हमारे पास हो गया 2/4, दैट इज 1/2। अब हमें यहाँ पर निकालना है, अब ये देखें कि इंटरसेक्शन वाला केस कितना बनेगा, E इंटरसेक्शन F1, E इंटरसेक्शन F1। तो E इंटरसेक्शन F1 की जब बात करेंगे तो ये जी बोथ आर गर्ल्स वाला केस हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर NE इंटरसेक्शन F1 क्या आ जाएगा, E इंटरसेक्शन F1 दिस इम्प्लाइड 1। ओके, और अब हमें जो निकालना है उसके लिए अगर हम बात करें
तो हम कहते हैं पी ई अपॉन F1, देयरफॉर पी ई अपॉन F1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ई अकर्स व्हेन F1 है अकर्ड। तो पी ई अपॉन F1 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन F1। अच्छा, यहाँ भी हम पी ई इंटरसेक्शन F1 और निकालने चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। पी ई इंटरसेक्शन F1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन F1। तो एन ई इंटरसेक्शन F1 1 है अपॉन एन एच आपके पास 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। तो पी ई इंटरसेक्शन F1 अपॉन पी F1, तो पी ई इंटरसेक्शन F1 हमारे पास 1/4 है और पी F1 हमारे पास 1/2 है, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा 2/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इस तरीके से। चलिए अभी हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे कि एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करके फिर आपको इसका सेकेंड पार्ट बता रहे हैं। तो अब बच्चों यहाँ सेकेंड पार्ट के लिए बात करें तो सेकेंड में है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, और इसको हमने इवेंट F2 मान लिया है। तो F2 यहाँ पर क्या क्या आएगा, एटलीस्ट वन गर्ल में अगर यहाँ से देखेंगे तो BB बॉय एंड बॉय हटा दें तो बाकी तीनों आ जाएंगे BG, GB एंड G। तो इस केस में अगर हम देखें तो NF2 हमारे पास हो जाएगा 3, और अगर हम PF2 की बात करें तो PF2 हो जाएगा NF2 अपॉन NH। तो इस केस में ये आपका आ जाएगा 3/4, और हमें इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम बात करें E इंटरसेक्शन F2, तो E एंड F2 में E हमारे पास क्या था, यहाँ पर जो E है तो बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो हमने E अभी पिछली बार में लिखा था, यहाँ पे लिख देते हैं। तो E हमारे पास है कितना, G एंड G। तो अगर यहाँ हम दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो क्या ओनली क्या मिलने वाला है, G एंड G, दैट इज एन ई इंटरसेक्शन F2 हमारे पास हो जाएगा ओनली 1। तो पी ई इंटरसेक्शन F2 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन F2 अपॉन एन एस, दैट इज 1/4। तो अब अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, पी ई अपॉन F2। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा पी ई इंटरसेक्शन F2 अपॉन पी F2। तो पी ई इंटरसेक्शन F2 हमने कितना निकाला है, 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F2 हमारे पास कितनी है, 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल होके हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/3। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे कर लिया, और आप इसको अच्छे से करिएगा, और इस तरीके से और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बच्चों अब हम यहाँ एक और नए टॉपिक की थोड़ी सी बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और उनकी एक साथ हम प्रोबेबिलिटी देखें तो क्या होगा, जैसे हम दो कॉइन लेके टॉस करें, तो एक पे हेड या टेल आना और दूसरे पर हेड या टेल आना, ये आपस में लिंक नहीं है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है। कि पहले में हेड आया टेल आया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और दूसरे में हेड या टेल आना ये आपस में कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके के जो इवेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। तो अगर यहाँ सपोज कर लें लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए एंड बी आर
इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी एंड दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज पी ए बी। और इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा पी ए इंटू पी बी। तो उस केस में हम इनकी अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी निकली होती हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पर बनता है इंडिपेंडेंट इवेंट का। ओके तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन एक ले लिया है, इफ ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए 0.3 पी बी 0.4 फाइंड द फॉलोइंग। और यहाँ पर हमें चार चीजें निकालनी है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए अपॉन बी एंड पी बी अपॉन ए। तो हम चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ तो सबसे पहले दिया है टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो वी नो दैट फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है पी ए इंटू पी बी। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पर पी ए 0.3 है इंटू पी बी 0.4 है, तो आएगा 0.12। अगर हम यहाँ सेकेंड पार्ट की बात करें तो पी ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला लगाएं, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हमारे पास है 0.3, पी बी है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाल लिया है 0.12, तो 0.7 माइनस 0.12, तो ये आपका आ जाएगा 0.58। तो इस तरीके से ये आ गया। आपका थर्ड पार्ट यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है पी ए अपॉन बी। तो अगर हम यहाँ पी ए अपॉन बी निकालें तो पी ए अपॉन बी हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ओके, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.12 और पी बी हमारे पास है 0.4। तो इसको कह देंगे 0, अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 12/40, और इसको अगर हम कैंसिल कर लें तो 4 3 एंड 4 10 तो 3/10 आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो पी बी अपॉन ए, इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.12 और पी ए है 0.3। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो 12/30 12/30 हो जाएगा। 6 से कैंसिल कर दें, 6 2 एंड 6 5 तो इस तरीके से ये आंसर हमारे पास 2/5 आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में आंसर निकालना चाहें तो डेसिमल में निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से हमने पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया था पी ए इंटू पी बी करके, और बाकी फार्मूले हमें ऑलरेडी पता है, तो उन फार्मूलों का यूज करते हुए हमने आगे के क्वेश्चन कर लिए। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, हमने अगला क्वेश्चन लिया है 3 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 6 रेड बॉल, 4 white balls and 5 blue balls. Find the probability that these are drawn in order red, white and blue if the balls are not replaced. यहाँ पर ये कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि बॉल निकालने, बैग से हमने बॉल निकाली है उसके बाद वापस अंदर नहीं डाली है, ये यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात है। तो सबसे पहले अगर हम टोटल बॉल की बात करें तो टोटल बॉल्स हमारे पास है यहाँ पर 6 रेड प्लस 4 वाइट प्लस 5 ब्लू, तो टोटल हो गएंगे आपके पास 15 बॉल्स। ओके, चलिए अब अगर हम कहें कि ए इवेंट है आपका रेड बॉल आना, बी इवेंट है
वाइट बॉल आना, और सी इवेंट है ब्लू बॉल आना। तो सबसे पहले मान लीजिए इनका ऑर्डर यही है कि रेड, वाइट एंड ब्लू। तो सबसे पहले अगर हम रेड बॉल निकालते हैं तो रेड बॉल आने के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? टोटल रेड बॉल्स हमारे पास क्या है, यहाँ लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फर्स्ट बॉल रेड। तो अभी हमारे पास रेड बॉल है 6 और टोटल अभी बॉक्स के अंदर बॉल है 15, तो 6/15। अब हमने यहाँ पर बॉल को वापस रिप्लेस नहीं किया, तो अब बैग के अंदर हमारे पास कितनी बॉल्स रह गई? 14। ओके, तो अभी लेकिन रेड बॉल बाहर निकली है, तो वाइट जितनी है उतनी की उतनी रही, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स अभी कितनी रह गई? 14। तो ball is not replaced, so therefore probability of being second ball white, तो सेकेंड बॉल वाइट होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वाइट बॉल से हमारे पास 4, लेकिन बैग के अंदर अभी कितनी बची है? 14। ओके, क्योंकि हमने उसको जो बॉल निकाली थी उसको वापस नहीं डाला। अभी हम बात करें अगेन, बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, फिर तो अभी बैग के अंदर कितनी बॉल्स रह गई? 13, क्योंकि ये बॉल भी हमने निकाल के बाहर रख ली, लेकिन अभी ब्लू बॉल नहीं निकली, तो ब्लू 5 की 5 उसके अंदर है, लेकिन जो वहां पे टोटल बॉल 13 उसके अंदर बची। तो हम कहें देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग थर्ड बॉल ब्लू, तो क्या होगी? ब्लू बॉल से हमारे पास 5, लेकिन अभी बॉल जो बैग के अंदर है वो कितनी है? 13 है। ओके, तो अब बात आती है कि ये हमारे पास क्या हो गए? प्रोडक्ट लॉ से जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रोडक्ट लॉ required probability PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन वाले केस में प्रोबेबिलिटी का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर PA हमारे पास है 6/15, इंटू PB है 4/14, इंटू PC है 5/13, और इनको अगर हम यहाँ पर कैंसिल करना है तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 2 7 जा। इस तरीके से कटने कटने के बाद बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/91। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और क्योंकि बेसिक आपने थोड़ा सा इसका 10th क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा सा 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा पीछे का टॉपिक भी आपको, कि अगर आपके पास 10th और 11th की बुक्स हैं तो एक बार इनको थोड़ा सा इसका बेसिक आप देख लीजिएगा, तो आगे के क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी, ये डायरेक्ट हमारी डेली लाइफ से जुड़ा होता है। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताए थे
कि कॉइन टॉस करना है, डाइस थ्रो करना है। जैसे डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल केसेस कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं ना। तो टोटल केसेस 6 हो गए, तो उनके आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग। तो इस तरीके की जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा सा आप क्लियर करें तो आगे चैप्टर आपको समझने में और आसानी होगी और आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इन क्वेश्चन को करने में और समझने में। ओके, तो आगे की बात हम बच्चों अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।